एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और कैसे वो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, कैसे उन हार्मोन्स को मेंटेन किया जाता है, वो हार्मोन्स का फंक्शन क्या क्या होता है, ये सब हम डिस्कस किया था। अब इन लेक्चर्स के अंदर हम थायराइड ग्लैंड की कौन कौन सी पैथोलॉजीज डेवलप हो सकती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जो थायराइड ग्लैंड की हो सकती है दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। आज के लेक्चर में हम पूरा थायरोटॉक्सिकोसिस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, थायरोटॉक्सिकोसिस से आप क्या समझते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस की डेफिनेशन क्या होती है? थायरोटॉक्सिकोसिस एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, मींस इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सब में बाहर हमें सिम्टम्स के कंडीशन की जो पैथोलॉजी होती है बाहर सिम्टम्स के फॉर्म में हमें शो हो जाती है। ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसके अंदर क्या होता है, हमारे सर्कुलेशन के अंदर जो थायराइड हार्मोन होता है उसकी एक्सेस देखने को मिलती है, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ हार्मोन एक्सेस किस वजह से हो रहा है, उसका क्या सोर्स है, इसके बारे में ध्यान नहीं देके हम नॉर्मल बात करते हैं कि क्लिनिकल सिंड्रोम होता है जिसके अंदर एक्सेस जो होता है थायराइड हार्मोन हो जाता है। अगर थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायराइडिज्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। ओके, और थायरोटॉक्सिकोसिस में भी यही होता है कि थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में आकर डिफरेंस क्या है फिर? सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हार्मोन का लेवल इंक्रीज तो हो रहा है बट रीजन क्या होता है, उसके पीछे थायराइड ग्लैंड ही एक रीजन होता है कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जिसके वजह से क्या है, हमारा थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हुआ। ओके, इंक्रीज्ड सिंथेसिस, या तो थायराइड हार्मोन ने बहुत ज्यादा सिंथेसाइज किया, बहुत ज्यादा हार्मोन का प्रोडक्शन किया, या फिर सीक्रेट आउट बहुत ज्यादा किया थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को, इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। बट थायरोटॉक्सिकोसिस में मैंने क्या बोला, इस ये भी एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, इसके अंदर भी थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होने देखने को मिलता है बट इसके अंदर आपको सोर्सेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सोर्स हो सकता है, वो सोर्स थायराइड ग्लैंड खुद भी हो सकती है, या फिर पिट्यूटरी भी एक कॉज, पिट्यूटरी में भी कोई रीजन हो सकते हैं, या फिर हाइपोथैलेमस में भी कोई रीजन हो सकते हैं। आपको रीजन से कोई मतलब नहीं, अगर ब्लड के अंदर अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज्यादा होगा तो दैट इज थायरोटॉक्सिकोसिस। ओके, और अगर उस थायराइड हार्मोन के इंक्रीज लेवल की वजह अगर पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड अगर खुद हुई देन दैट विल बी हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म कौन कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलता है? ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। देखो ग्रेव डिजीज क्या होती है, ग्रेव डिजीज देखो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी द्वारा रिलीज किया गया, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा, वो हमारी फॉलिकल सेल के ऊपर अटैच होता है एंड देन आगे क्या होता है, उसके अटैच होने के बाद में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ओके, बट ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, वो टीएसएच जुड़ने से जो सिक्रेशन हो रहा था वहां पे क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑटो एंटीबॉडीज। ओके, इसमें क्या होता है, ऐसी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है जो थायराइड ग्लैंड पे जुड़ती हैं, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। थायराइड ग्लैंड पे जुड़ेंगे और ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन करवाते ही रहेंगे थायराइड हार्मोन का। ठीक है, मतलब खुद की बॉडी से जनरेट और खुद की थायराइड ग्लैंड को ही अफेक्ट कर रही है, इसलिए बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, इसकी वजह से होता है ग्रेव्स डिजीज। ओके, इसको आगे वाले लेक्चर्स में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ग्रेव्स डिजीज को। ओके, देन दूसरा होता है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर जिसे हम प्लमर्स डिजीज भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, कुछ बहुत सारे जो अपनी थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत सारे नोड्यूल्स बन जाते हैं, बहुत सारे नोड्यूल्स बनने उसकी वजह से उसकी साइज भी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा वो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ओके, जिसे हम प्लमर्स डिजीज भी कहते हैं इसको। एक होता है टॉक्सिक एडिनोमा। टॉक्सिक एडिनोमा में क्या बनता है, इसमें बेनाइन एक लंप का फॉर्मेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, दैट इज टॉक्सिक एडिनोमा। ये तीनों कंडीशन क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही देखने को मिलती हैं। इनकी वजह से अगर थायराइड हार्मोन का अगर लेवल बढ़ रहा है दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, इनकी वजह से होगा। ओके, अब हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में पढ़ना है। थायराइडिज्म के हाइपरथायरॉयडिज्म में मैंने इतना सा डिस्कस किया। अब देखो एक पॉइंट होता है कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, क्योंकि थायरोटॉक्सिकोसिस का एक कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म खुद भी है। ठीक है, जैसे इटियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस में मैंने क्या बोला कि कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो वो रीजन क्या हो सकता है, वो थायराइड ग्लैंड भी तो एक रीजन हो सकता है। तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा अगर हार्मोन सिक्रेट किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सेस में, दैट इज हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म भी कॉज होता है थायरोटॉक्सिकोसिस का। ओके,
इसमें जैसे मैंने बात की ग्रीव्स डिजीज की, फिर हम बात करते हैं टॉक्सिक मल्टीनोडल गॉइटर्स की, फिर हमने बात की टॉक्सिक एडिनोमा की। टॉक्सिक एडिनोमा एक लोकलाइज ट्यूमर या फिर एक बेनाइन लंप बन जाती है थायराइड टिश्यूज के अंदर, जो कि हार्मोन्स के सिक्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और हार्मोन इसमें जितने ज़्यादा बनेंगे वो टीएसएच को जाके सप्रेस कर देंगे वहाँ पे, ओके। फिर आयोडीन इंड्यूस हाइपरथायराइडिज्म। आयोडीन इंड्यूस हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, अगर आपकी डाइट के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आयोडीन ले रहे हो, सो जैसे कि हमने सिंथेसिस में पढ़ा था थायराइड हार्मोन के, कि आयोडीन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए, ओके। अगर आप डाइट के अंदर बहुत एक्सेस के अंदर अगर आयोडीन अगर आप ले रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको हाइपरथायराइडिज्म होने के, ओके। सो आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म भी हो सकती हैं। सो ये कुछ रीजंस होते हैं जो थायराइड ग्लैंड के अंदर ही जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। दूसरा हो सकता है थायरोडाइटिस, थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ओके, थायरोडाइटिस। इसके भी देखो कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिससे इसमें अलग अलग हैं। देखिए फर्स्ट है सब एक्यूट थायरोडाइटिस, जिसे हम डी क्वेरवेंस थायरोडाइटिस के नाम से भी जानते हैं, ओके। देखो इसके अंदर क्या होता है सब एक्यूट थायरोडाइटिस के अंदर, कि कोई भी वायरल इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद में हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो गया, जिसमें बहुत ही पेन वगैरह देखने को मिलता है। सो ये सब एक्यूट थायरोडाइटिस होता है, ठीक है। इसमें वैसे कोई मेजर पैथोलॉजी नहीं थी, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिला। दैट इज सब एक्यूट थायरोडाइटिस, जिसे अपन डी क्वेरवेंस थायरोडाइटिस के नाम से भी जानते हैं, ओके। दूसरा हो सकता है पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस क्या होता है कि बहुत सारे फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है कि जैसे उनका पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसके कुछ टाइम बाद में, जैसे बच्चे को डिलीवर किया उसके विद इन अ ईयर उनको थायराइडाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। सो उसे अपन पोस्ट पार्टम थायराइडाइटिस कह सकते हैं, ओके। ये भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। फिर आते हैं ड्रग इंड्यूस थायराइडाइटिस, कि बाहर से आपने बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स वगैरह को यूज़ किया, कोई भी ड्रग्स हो सकते हैं, उनको यूज़ करने की वजह से अगर आपके थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो गया, दैट इज ड्रग इंड्यूस थायराइडाइटिस। या फिर एक होता है पेनलेस थायराइडाइटिस या फिर साइलेंट थायराइडाइटिस। मतलब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हमारी अफेक्ट होती है पर कोई पेन वगैरह नहीं होता, कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं आते, सिर्फ थायराइड ग्लैंड का हार्मोन का लेवल जो है थायराइड हार्मोन का वो इंक्रीज होता है, ओके। दैट इज साइलेंट थायराइडाइटिस। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, ये कुछ कॉजेज हो सकते हैं जो थायराइडाइटिस कॉज कर सकते हैं, ओके। फिर थर्ड हो सकता है कि आपने लीवोथायरोक्सिन जो ड्रग दी जाती है थायराइड पेशेंट्स को, अगर उसको आपने बहुत ज़्यादा एक्सेस इंटेक किया, उसकी वजह से भी आपको थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। या फिर मैंने बोला ना कोई भी रीज़न हो सकता है, तो रीज़न के अंदर हमने बोला कि हाइपर थायराइड की कोई पैथोलॉजी हो गई हो, या फिर थायरोडाइटिस हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो थायराइड ग्लैंड का, या फिर आपने बाहर से मेडिसिन वगैरह ले ली, या फिर पिट्यूटरी भी एक कॉज हो सकता है कि पिट्यूटरी के अंदर एडिनोमास बन गए। एडिनोमा का मतलब होता है बेनाइन ट्यूमर्स। सो पिट्यूटरी बेनाइन ट्यूमर्स बन गए, जिसकी वजह से टीएसएच का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा कर रही है पिट्यूटरी, और उसकी वजह से आगे थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं हमारे थायरोटॉक्सिकोसिस का। सो देखो अब मैं बोलूँ कि अगर किसी पर्सन को मतलब हाइपरथायराइडिज्म की है, तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, मतलब अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है मतलब उसको थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। पर अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है, ज़रूरी नहीं है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म ही हो, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म एक कॉज होता है थायरोटॉक्सिकोसिस का, ओके। सो आपको इसको कि अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब कंफर्म होगा कि उसको, अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है मतलब उसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी हो सकता है। बट अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस ही है तो मतलब ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि उसको हाइपरथायराइडिज्म ही हो, उसको और भी कंडीशंस हो सकते हैं, उसको थायरोडाइटिस भी हो सकता है, उसको कोई पिट्यूटरी एडिनोमा भी हो सकता है, उसने ड्रग्स का एक्सेस यूज़ कर लिया उसकी वजह से भी हो सकता है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। अगर थायरोडाइटिस का पेशेंट, थायरोटॉक्सिकोसिस का अगर पेशेंट है तो उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो वही है कि अगर T3 T4 का लेवल ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो जैसे हमने फंक्शंस में लास्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उसमें जो T3 T4 के लेवल ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो उसमें हमने बात की थी कि T3 T4 का लेवल अगर ज़्यादा होता है, तो T3 T4 का लेवल ज़्यादा होने की वजह से हमारी क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा होती हैं, पर्सन की एपेटाइट बढ़ती है। अगर एपेटाइट बढ़ रही है मतलब उस पर्सन को डायरिया हो रहा है, डायरिया हो रहा है तो मतलब उसको वेट लॉस हो रहा है। सो ये वाला पॉइंट था, ओके।
हमने भी बोला था कि बीएमआर बढ़ती है तो एपेटाइट भी बढ़ती है, तो एपेटाइट ये बढ़ गई। ओके, अगर पर्सन की मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी ज़्यादा होंगी, मतलब उसका क्या होता है, उसकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब वो हीट बहुत ज़्यादा होगी तो हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर उसको अपनी जो हार्ट के फंक्शंस है वो सारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, मतलब पर्सन को पैल्पिटेशंस वगैरह फील होंगी। ठीक है, ट्रेमर्स वगैरह आ सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, क्योंकि अपना जो सीएनएस जो है वो ओवर एक्टिव, मतलब ओवर सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी वगैरह, एंजाइटी वगैरह ये सब देखने को मिलता है, और उसको वीकनेस एंड फटीगनेस भी देखने को मिलेगी। ओके, सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, पर्सन की हार्ट रेट जो है वो अबो 100 देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, टैकीकार्डिया, क्योंकि मैंने बोला ना हार्ट के फंक्शंस को सभी को इंक्रीज करता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उस पर इसका इफेक्टिव होता है, वो हर चीज़ को बढ़ा देता है, उसकी रेट को बढ़ा देता है, फोर्स को बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट वगैरह बढ़ जाता है, हर चीज़ इंक्रीज होती है। ओके, सो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। दूसरा होता है पामर एरिथमा। पामर एरिथमा मतलब हमारे जो पाम्स होते हैं, हमारी जो हथेलियाँ होती हैं, उनके अंदर रेडनेस देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा, पामर एरिथमा। ओके, कभी कभी इचिंग वगैरह, बर्निंग वगैरह भी देखने को मिल सकती है, वहाँ के कैपिलरीज जो है ना वो बहुत डायलेट हो जाती है उसकी वजह से। फिर बात आती है लिड लैग एंड लिड रिट्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने थायरोटॉक्सिकोसिस लिखा या फिर अगर आप ग्रेव्स डिजीज भी लिखते हैं ना, तो आपको ये वाले 2 पॉइंट्स तो लिखना ही पड़ेगा कि लिड लैग एंड लिड रिट्रैक्शन। ओके, सो देखो लिड लैग क्या होता है और लिड रिट्रैक्शन क्या होता है। देखो, लिड लैग का मतलब होता है, लैग का मतलब क्या होता है, पीछे चला जाना। ओके, सो हमारी जो अपर आईलिड है ना वो थोड़ी क्या होती है, वो पीछे की साइड चली जाती है। ओके, सो जैसे अब जब आंख बंद करने की कोशिश करते हो ना, तो वो आगे आती नहीं है, आंख बंद होती नहीं है ऊपर से, ऊपर वाली जो अपर आईलिड की कंडीशन होती है। इसमें देखो मैंने लिखा है कि फेलियर ऑफ अपर आईलिड फेल हो जाती है टू डिसेंड नॉर्मली, नॉर्मली नीचे आ नहीं पाती है, उसमें फेल हो जाती है वो। व्हेन द आईज मूव्स डाउनवर्ड, जब अपन आईज को मूव नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी अपर आईलिड नीचे आ जाती है ना, बट इसमें ऐसा नहीं होता, अपर आईलिड नीचे नहीं आ पाती है। ओके, दैट इज लिड लैग। लिड रिट्रैक्शन क्या होता है कि अपर आईलिड पीछे की तरफ पुल हो जाती है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोअर लाइड आईलिड नीचे की साइड बहुत ज़्यादा पुल हो जाए। तो जब पर्सन है ना आंख बंद भी कर लेगा ना, तो भी उसका स्क्लेरा एक्सपोज रहेगा, उसकी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा आंखें उसकी, मतलब ऊपर की आईलिड ऊपर चलेगी, नीचे की आईलिड नीचे आएगी, तो स्क्लेरा वाला जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है इसके अंदर। दैट इज लिड रिट्रैक्शन। अब सेकंड है दैट इज ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज में क्या होता है कि एक तो होता है पेरी ऑर्बिटल इडिमा। पेरी ऑर्बिटल इडिमा क्या होता है कि हमारे जो जो हमारी आई के जो ऑर्बिट्स होते हैं उनकी चारों तरफ इडिमेटस कंडीशन डेवलप हो जाती है, दैट इज पेरी ऑर्बिटल इडिमा। सेकंड वन इज द कंजक्टिवल इरिटेशन। कंजक्टिवल इरिटेशन क्या होती है कि जो हमारा कंजक्टिवा होती है, जो कंजक्टिवा एक मेम्ब्रेन होती है आई के ऊपर, कंजक्टिवा के अंदर इरिटेशन रहती है। ओके, सो जिसकी वजह से रेडनेस वगैरह, इचिंग वगैरह आईज के अंदर बनी रहती है। द थर्ड वन इज एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस में क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल देखने को मिलता है, हमारा आई बॉल बाहर की तरफ प्रोड्यूट आउट रहता है। ओके, डिप्लोपिया भी हो सकता है, डिप्लोपिया में डबल विजन होता है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो उसकी 2 इमेजेस देखने को मिलती हैं। एंड फिर है थायराइड एक्रोपैथी। थायराइड एक्रोपैथी बहुत रेयरली देखने को मिलता है, थायराइड एक्रोपैथी। ओके, फिर अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या करवा सकते हैं। सो इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो क्या कंडीशन होती है कि आपको कंफर्म करना होता है कि थायरोटॉक्सिकोसिस ही है। अगर आप कंफर्म नहीं करें कि थायरोटॉक्सिकोसिस है और उससे पहले अगर आप पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दें, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो है पर्सन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंफर्म करना चाहिए कि इस पर्सन को थायरोटॉक्सिकोसिस है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको मोर देन 1 थायराइड फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करवाने पड़ते हैं। इज नीडेड बिफोर डिसाइडिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स और डिस्ट्रक्टिव थेरेपी। आपको कौन से ट्रीटमेंट देने हैं, उसको डिस्ट्रक्शन थेरेपीज देनी है या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट्स देने हैं, ये सब डिसाइड करने से पहले आपको उसका मल्टीपल मोर देन 1 टाइम उसको थायराइड फंक्शन टेस्ट आपको परफॉर्म करवाना चाहिए। अगर हर टेस्ट की रिपोर्ट में अगर उसकी वैल्यूज अबनॉर्मल आ रही है, देन आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ इसको थायरोटॉक्सिकोसिस ही है, और फिर आप उसको ट्रीटमेंट उसका डिसाइड करें। ओके, सो थायराइड फंक्शन टेस्ट अगर मैंने पर्सन का परफॉर्म करवाया तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। सो देखो, थायराइड हार्मोन का लेवल देखेंगे सबसे पहले तो कि सीरम के अंदर T3 एंड T4 का लेवल एलिवेटेड देखने को मिलेगा। T3 एंड T4 का लेवल क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, फिर होता है कि T3 रेज्ड देखने को मिलेगा, T4 में भी अपर और नॉर्मल रेंज। T3 तो रेज्ड ही होगा, T4 अपर या फिर नॉर्मल रेंज का हो सकता है। ठीक है, T3 टॉक्सिकोसिस देखने को मिलती है, T3 टॉक्सिकोसिस। ओके,
टीएसएच का अगर आप लेवल देखें तो टीएसएच का लेवल जो होता है, टीएसएच लेवल सप्रेस्ड होता है। देखो सप्रेस्ड कैसे होगा, जैसे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या आती है, टीएसएच हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो T3 एंड T4 का सिक्रेशन करती है। देखो नेगेटिव फीडबैक भी जाता है, अगर इनका लेवल कम होता है ना, देन क्या होता है, टीएसएच एक्टिवेट होता है और वो सीक्रेट होकर इसको एक्टिवेट करता है। ओके, पर अगर T3 T4 का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन ये क्या होता है, इस फीडबैक जाता है और इसको क्या करता है, इसको टीएसएच को सप्रेस किया जाता है ताकि इसका लेवल को कम किया जाए। जितना लेवल कम होगा उतना ही ओ T3 T4 प्रोड्यूस होगा। ओके, सो अगर T3 T4 का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो टीएसएच के लेवल को कम किया जाएगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि सीरम टीएसएच सप्रेस्ड होता है, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस अपन कहेंगे। प्राइमरी थायरोटॉक्सिस में क्या होगा कि T3 T4 का लेवल तो बहुत ज़्यादा था और जो हमारा टीएसएच था उसका लेवल क्या था, सप्रेस था, दैट इज प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। ओके, टीएसएच यूजुअली अनडिटेक्टेबल भी हो सकता है। अनडिटेक्टेबल कैसे हो सकता है कि T3 T4 का लेवल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया कि उन्होंने टीएसएच के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस किया और टीएसएच तो सीक्रेट आउट हो ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब लेस देन 0.05 माइक्रो पर लीटर जो है, ये इससे भी कम देखने को मिलता है। ओके, ये कंफर्म करता है दैट प्रॉब्लम जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर है, ना कि पिट्यूटरी के अंदर, क्योंकि पिट्यूटरी तो अपना काम सही से कर रही है। पिट्यूटरी का काम क्या था, टीएसएच को प्रोड्यूस करना। अब T3 T4 का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया तो पिट्यूटरी ने अपना काम तो सही से किया, उसने टीएसएच के लेवल को एकदम कम कर दिया। मतलब यहाँ पे ये कंफर्म क्या हुआ कि पिट्यूटरी तो एकदम सही है, बस थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस अपन कह सकते हैं। ओके, कि प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड के अंदर ही है। ओके, फिर आप है ना ऑटो एंटीबॉडीज भी देख सकते हैं वहाँ पे। ऑटो एंटीबॉडी जैसे कि मैंने बोला ग्रेव डिजीज में थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, तो ये इससे ना थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहीं वो कंडीशन तो नहीं है, कहीं वो कंडीशन तो नहीं है, तो आप उसको ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अंदर अगर टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज अगर आपको मिलेंगी TRAB, देन ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे ग्रेव डिजीज पर्सन के अंदर देखने को मिल रही है। ओके, या फिर आप एंटी TPO एंटीबॉडीज वगैरह जो होते हैं उनको भी देख सकते हैं उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं इमेजिंग की। इमेजिंग में आप कौन कौन सी इमेजिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। सो एक होता है रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन, शो फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड की फंक्शनल एक्टिविटीज को शो करने के लिए होता है। ठीक है, इंक्रीज अपटेक, अगर अपटेक जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है आयोडीन का, अगर अपटेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब ग्रेव डिजीज हो सकती है, फिर टॉक्सिक नोड्यूल्स हो सकते हैं। अगर आयोडीन का अपटेक कम हो रहा है मतलब थायरोडाइटिस हो सकता है, फिर फैक्शियस थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब क्या होता है, फैक्शियस थायरोटॉक्सिकोसिस होता है कि आप है ना बाहर से ही थायराइड ग्लैंड का लेवल पर्सन इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, वो डिपेंड नहीं करता, बट थायराइड हार्मोन के लेवल को आप बाहर से बहुत ज़्यादा ले रहे हो, मतलब आपकी बॉडी में उसकी वजह से T3 T4 का लेवल बढ़ रहा है, बट आपकी बॉडी में एक्चुअल में कोई पैथोलॉजी नहीं है। ठीक है, दैट इज फैक्शियस थायरोटॉक्सिकोसिस। सो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस आप परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में सबसे पहले आप बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करें। शॉर्ट टर्म अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो बीटा ब्लॉकर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रोपेनोल और नेडोलोल वगैरह हो सकते हैं। आप एंटी थायराइड ड्रग्स जो है उनको यूज़ करें, कार्बिमेजोल और मैथिमाजोल जो हो, इन एंटी थायराइड ड्रग्स को आप यूज़ कर सकते हैं थायराइड के लेवल को कम करने के लिए। आप रेडियो आयोडीन थेरेपीज जो होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो आप। फिर हम सर्जरी भी करवा सकते हैं, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई नोड्यूल्स वगैरह बन गई या फिर ट्यूमर्स वगैरह बन गई तो आप थायराइडेक्टमी कर सकते हो, आप थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर सकते हो बॉडी से। ओके, फिर हम बात करते हैं, एक पॉइंट होता है यहाँ पे थायरोटॉक्सिक क्राइसिस क्या होता है, थायराइड स्टॉर्म क्या होता है। देखो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स तो आते हैं, बट कभी कभी क्या होता है ये साइन एंड सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग एग्जैगरेशंस हो जाते हैं पर्सन के अंदर, तो उसे हम थायरोटॉक्सिक क्राइसिस बोल देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि थायराइड स्टॉर्म या थायरोटॉक्सिक क्राइसिस क्या होते हैं, कि रेयर होते हैं बट लाइफ थ्रेटनिंग एग्जैगरेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस वेयर सिम्टम्स बिकम सडनली सीवियर, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं पेशेंट के। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आ सकते हैं, जो थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया, एजिटेशंस हो रहे हैं, डिलीरियम की कंडीशन में जा रहा है पेशेंट, बड़बड़ा रहा है, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं उसको, बहुत ज़्यादा सीवियर टैकिकार्डिया, बहुत ज़्यादा 100 से तो नॉर्मल टैकिकार्डिया उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर अगर हार्ट रेट चली गई, आर्टरियल फिब्रिलेशन वगैरह, कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है यहाँ पे। ओके, सो ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं थायरोटॉक्सिक क्राइसिस के, थायराइड स्टॉर्म के। फिर हम बात करते हैं थायराइड स्टॉर्म जो है इज मोस्ट कॉमनली प्रेसिपिटेटेड बाय इंजेक्शंस इन अ पेशेंट विद प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड थायरोटॉक्सिकोसिस। मतलब ये बोला है
कि थायराइड स्टॉर्म कब आता है कि आपने पहले ना जो भी थायराइड टॉक्सिकोसिस का जो पेशेंट है, आपने उसको बिना रिकॉग्नाइज किए या फिर उसको पहले से क्या ट्रीटमेंट दिए, उसको आप बिना जाने पहचाने अगर आप उसको इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसकी वजह से थायराइड स्टॉर्म जो होता है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है। ऑल्सो प्रेसिपिटेट उसके साथ साथ अगर आपने सब टोटल थायराइडोक्टोमी कर दी कि पूरी थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया, तो उसके बाद में थायराइड टॉक्सिकोसिस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। रेडियो आयोडीन थेरेपीज वगैरह की वजह से देखने को मिल सकते हैं। फिर सीवियर स्ट्रेस या ट्रॉमा की कंडीशन अगर डेवलप हो जाती है तो उसके बाद में जो है आपको थायरोटॉक्सिक क्राइसिस वगैरह जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं, थायराइड स्ट्रोम वगैरह। सो इसी के साथ हम ये वाला जो लेक्चर है कंक्लूड करते हैं। इसके अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।